हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का दिन बहुत क्रूशियल है और आज हम लोग अपना पूरा का पूरा सिलेबस का अच्छे से रिवीजन करेंगे। ध्यान रखना, 19th को हमने पूरा का पूरा पार्टनरशिप खत्म किया, 20th को हमने पूरा का पूरा शेयर डिबेंचर अच्छे से खत्म किया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और आज हम लोग पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक का रिवीजन करेंगे। टोटल रिवीजन में 3 पार्ट में कराऊंगा। अभी जो पहला पार्ट आप देखोगे, मैं इसमें चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस और चैप्टर 3 कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो मैं यहां पे लगभग कवर करूंगा 8 नंबर। फिर 4 नंबर का काउंटिंग रेशियो कराऊंगा और फिर शाम को कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। इसके बाद लाइव क्लास भी है शाम को, साथ में इन तीनों वीडियोस के, यानी कि पूरी वॉल्यूम नंबर 2 के मैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो लेके आऊंगा रात को। और देन कल सुबह मेरा प्लान है इसके सारे के सारे एमसीक्यू कराने का, यानी कल सुबह तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। मैं बस इतना बोल रहा हूं, जो मैं लाइव क्लास में करवाऊंगा, जो मैं यहां पे आपको करवा रहा हूं, बस आपको उतना करना है। साथ में 3 प्रीमियम मॉक्स आपको मिलेंगे, उन तीनों के तीनों प्रीमियम मॉक्स को आपने सॉल्व जरूर करना है। इसके अलावा कोई बुक नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई पीवाईक्यू, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, कि मैं ऑलरेडी सब इसके अंदर कवर करके दे रहा हूं। तो चलो फटाफट 8 नंबर यहां पे कवर करते हैं। सिंपल आसान से चैप्टर्स हैं, बड़े प्यार से हम इसे विद इन 1 आवर कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। होते क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अब आप अपना पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको कहते हैं? बेसिकली बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद आपके नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन चारों को ही कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हमें देता है। कैश फ्लो पोजीशन बताता है किस किस एक्टिविटी से कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, और आपको नोट्स टू अकाउंट्स डिटेल बताता है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट है, पोजीशन बताता है कि आपकी इंडस्ट्री में क्या पोजीशन, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ P&L ये बताता है कि आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना हुआ है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है, आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है पूरी की पूरी एंटरप्राइज की, आपको प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन का बैलेंस शीट से पता चलता है, इसका स्टेटमेंट ऑफ P&L से आपको सफिशिएंट और रिलायबल भरोसेमंद इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जितने भी पार्टीज हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड है, मैं आगे बताऊं कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड है, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपके बिजनेस की ट्रू और फेयर वैल्यू का आपको पता चलता है। बहुत सारे मैनेजमेंट को बहुत सारे मैनेजरल डिसीजंस लेने होते हैं, उन डिसीजंस मेकिंग में भी आपको काफी हेल्प मिलता है इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। आपको फोरकास्टिंग के लिए डेटा मिल जाता है, फ्यूचर में होने वाली चीजों को प्रिडिक्ट करने के लिए सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप डिस्क्लोज कर पाते हो, बेटर तरीके से समझ पाते हो उसको, और ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है बिजनेस की वो भी आपको पता चल जाएगा। 2013 से पहले जो बैलेंस शीट कंपनी की बनती थी वो ऐसे ही बनती थी जैसे आप पार्टनरशिप की बना रहे हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। 2013 में नया कंपनीज एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर इन्होंने बोला बैलेंस शीट भैया वर्टिकल फॉर्मेट बनाओ, यहां पे लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटी ये है टोटल, फिर यहां पे लिखो एसेट्स ये है टोटल। तो मेन जो इस चैप्टर में आपको पूछा जा सकता है वो हेडिंग सब हेडिंग, कि कौन सी चीज बैलेंस शीट में किस मेन हेड के अंदर आता है और किस सब हेड के अंदर आता है। चिंता की बात नहीं है, मैं आपको सारे मेजर हेडिंग सब हेडिंग अभी कराने वाला हूं, ध्यान से सब लोग देखना। यह है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, और इसकी लायबिलिटी साइड का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले साइड का नाम खाली लायबिलिटी होता था, लायबिलिटीज मतलब आउटसाइडर का पैसा, और इक्विटी मतलब मालिक का खुद का पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा, राइट। अब इसके अंदर जो मेजर हेड है 4 है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, और करंट नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में एनी टाइप ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, टैक्स रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व यहां पे आएगा। सरप्लस के अंदर 2 चीजें आती हैं, प्रॉफिट, P&L का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट प्लस में दिखेगा, और P&L का डेबिट बैलेंस जो होता है लॉस वो माइनस में दिखेगा। लॉस की कोई जगह नहीं है तो सरप्लस के अंदर ही उसे माइनस में दिखा देते हैं। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, आपने पब्लिक को शेयर वारंट इशू किए और उसके बदले आपको जो पैसा मिला, शेयर जैसा ही होता है वारंट, फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने एप्लीकेशन का पैसा तो जनता से ले लिया, लेकिन अलॉटमेंट आप अगले साल करोगे, दैट इज कॉल्ड
एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर है नॉन करेंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद आप पे करते हो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसके अंदर लोन, डिबेंचर, सब कुछ इसके अंदर, पब्लिक डिपॉजिट आता है, लोन्स आता है, डिबेंचर्स आता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को दो तरह की इनकम होती है, एक अकाउंटिंग इनकम होती है, एक टैक्सेबल इनकम होती है। अकाउंटिंग इनकम हम लोग बनाते हैं, टैक्सेबल इनकम इनकम टैक्स एक्ट बनाता है। तो टैक्सेबल इनकम अगर कम है, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, यह हम बनाते हैं अपने हिसाब से, खर्चे काट कूट के। लेकिन ये सरकार कहते नहीं हम खुद बनाएंगे आपका, आपने ज्यादा खर्चे दिखा रखे, हम सही से करेंगे इसको। तो अगर इन केस ये ज्यादा आती है तो बनता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सिलेबस के पार्ट नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप इनका मतलब ध्यान रखना, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है टैक्सेबल इनकम से। और अगर अकाउंटिंग इनकम कम है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो होता है डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, इसलिए क्योंकि ये माइनस करके आता है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एम्प्लॉइज के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपने बनाया है। करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, कैश क्रेडिट है, ये सब आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। ट्रेड पेबल, ध्यान रखना, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होता है, इसमें इसके अंदर क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल आता है। अदर करंट लायबिलिटी लाइक एडवांस इनकम हो गया, अनक्लेम डिविडेंड हो गया, अनपेड डिविडेंड हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एडवांस इनकम हो गया, शॉर्ट टर्म कॉल्स इन एडवांस हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स या फिर और कोई प्रोविजन आपने एम्प्लॉयज के लिए बनाया शॉर्ट टर्म। तो एसेट साइड दो ही हेड है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स। उसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं लाइक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर कोई भी टेंजिबल एसेट आधा अधूरा बना हुआ है, बन रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है तो, या इंटेंजिबल अगर वर्क इन प्रोग्रेस है लाइक वेबसाइट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, तो उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये भी नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है। उसके अलावा डेफर्ड टैक्स एसेट, मैंने कहा था आपकी अकाउंटिंग इनकम कम है और टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तब आएगा। अदर लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, आपने लोन गिवन है, आपने लोन दिया है किसी को, है ना। फिर आता है अदर नॉन करंट एसेट, जो यहां कहीं नहीं आया। करंट एसेट वो जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, इसको मार्केटेबल सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जिसको जनरली 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। इन्वेंट्री, लूज टूल्स इसके अंदर आता है, स्टोर, स्पेयर पार्ट, ये सब आता है, स्टॉक कुल मिला के, है ना। ट्रेड रिसीवेबल आता है इसके अंदर, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश बैंक का बैलेंस आता है। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, शॉर्ट टर्म के लिए आपने किसी को लोन दिया है। और अदर करंट एसेट्स के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम आता है। अब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एक क्वेश्चन आना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बच्चे। तो यहां पे आपको बनाने के लिए बोलेगा भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाओ, तो आपको ये याद होना चाहिए इसी ऑर्डर में, इसी अरेंज में। तो सबसे पहला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, नेट सेल्स। यहाँ पर्टिकुलर्स नोट्स अकाउंट 2 साल का फिगर हमेशा बना के चलते हैं, चाहे बैलेंस शीट हो चाहे इनकम स्टेटमेंट हो। यही सेम टू सेम अकाउंट बनाती है, पार्टनरशिप फॉर्म में अकाउंट बनता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंट बनता है, कंपनी इसी को स्टेटमेंट बनाती है। बात बराबर है, वो अकाउंट के फॉर्मेट में है, ये स्टेटमेंट है, चीजें सेम ही है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, नेट सेल्स। नेट सेल्स में ऐड करते हैं अदर इनकम, जो आपकी सेल्स की इनकम नहीं है, कुछ और इनकम आ गई, इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, जो कि बेसिकली हमारे बिजनेस का मेन पार्ट नहीं है। वो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा टोटल रेवेन्यू। फिर खर्चों की लिस्ट बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम हो गया, परचेज ऑफ स्टॉक हो गया, चेंज इन इन्वेंटरी, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वेजेस, सैलरी वगैरह, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट का खर्चा, डिबेंचर्स लोन पे, डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे और इंटेंजिबल पे लगता है अमोर्टाइजेशन। फिर आएगा टोटल एक्सपेंस, फिर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, लास्ट में जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो जब आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओगे ना, तो आपको बिल्कुल सेम सेम ऐसा ही आपको बनाना पड़ेगा। जिस दिन आपने रॉ मटेरियल को खरीदा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, इन्वेंटरी मेंटेन किया, बेचा, डेटर से आपको बिल्स रिसीवेबल मिल गया, फिर बिल्स रिसीवेबल से आपने उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया। वो पूरा का पूरा पीरियड होता है ऑपरेटिंग साइकिल, जितने टाइम में आप सामान बना के बेच के कैश में कन्वर्ट कर दे रहे हो। नहीं गिवन हो तो ऑपरेटिंग साइकिल तो हम लोग कितने महीने का मानते हैं, 12 महीने का मानते हैं। और उसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कौन कौन सी चीज करंट एसेट होंगी और कौन कौन सी चीजें करंट लायबिलिटी होंगी, या फिर नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटी होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, मे भी पेपर में पूछ लिया जाए, तो शायद कोई ना कर पाए, से कोई करके जाता नहीं है, बट ये पूछा जा सकता है पेपर में, तो फिर आप अच्छे से करके जाओ। बहुत सिंपल है, आपको बताना है कि जो ट्रेड पेबल्स है यहाँ पे, ये करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी, आपको बताना है। ध्यान रखना बच्चे, 2 ही रूल है इसके अंदर। रूल नंबर 1, कोई भी चीज अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, तो हमेशा करंट नेचर का होगा। एसेट है तो करंट एसेट, लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी। यहां ट्रेड पेबल है तो करंट लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल होते तो करंट एसेट। तो कोई भी चीज जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, हम हमेशा उसे करंट नेचर का मानते हैं। अगर कोई भी चीज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो करंट है, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है, रूल नंबर 2, अगर आउट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है, तो हम क्या चेक करेंगे, हम दूसरी चीज चेक करेंगे,
क्या आउट ऑफ 12 मंथ्स भी है, हम ये भी चेक करेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है तो क्या ये 12 महीने से भी बाहर है? अगर 12 महीने से भी बाहर है, अगर 12 महीने से बाहर नहीं है तो वो करंट लायबिलिटी हो गया, और यस अगर 12 महीने से बाहर है तो ही वो नॉन करंट लायबिलिटी या नॉन करंट एसेट कहलाएगा। तो ध्यान रखना, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है तो हमेशा करंट नेचर का है, बाहर है तो क्या 12 से भी बाहर है, हाँ 12 से बाहर है तो वो नॉन करंट है, 12 के अंदर है तो वो करंट है। जैसे अपना पहला एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग साइकिल है 11 महीने का और जो एक्सपेक्ट पीरियड है वो 8 महीने का है। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताना। तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है तो ये करंट लायबिलिटी है, ऑपरेटिंग साइकिल ये 15 है ये 13 है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है तो ये करंट लायबिलिटी है, ठीक है। ये हो गया 18 ये 15, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है तो ये करंट लायबिलिटी हो गया, राइट। तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर जो चीज है वो तो हमेशा करंट नेचर का होगा, डाउट ही खत्म आपका। अब ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है तो चेक करना पड़ेगा 12 से बाहर है, जैसे 10 से ज्यादा है, 10 से बाहर है, क्या 12 से बाहर है? नहीं, तो फिर ये करंट ही रहेगा। ये 10 से बाहर है, क्या ये 12 से ही बाहर है? हाँ 15, 12 से ही बाहर है। ये जो 15 है 10 से तो बाहर है ही है, पर ये 12 से भी बाहर है तो ये जाके नॉन करंट होगा। ये 18 ये 24, तो 24 18 से तो बाहर है ही है, 12 से भी बाहर है तो क्या बन जाएगा आपका? नॉन करंट लायबिलिटी। तो अब आप एक बताओ, ये आ गया 20, ये आ गया 20, ऑपरेटिंग साइकिल 20 है और जो पेमेंट पीरियड है वो भी 20 है। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर क्या होगा, करंट या नॉन करंट, आप मुझे बताओगे। लिमिटेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में ना बहुत सारी कमियां हैं। जैसे सबसे पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट, आप पुरानी चीजों को रिकॉर्ड करते हो पुरानी कॉस्ट में, जबकि समय के अकॉर्डिंग पैसे की वैल्यू चेंज होती रहती है। बहुत सारे अजम्पशंस लगते हैं, जैसे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन निकालते वक्त, जो कि एस्टिमेट कभी एक्चुअल नहीं हो सकते। कई बार गलत गलत चीजों को छुपाने के लिए कंपनी क्या करती है, नेगेटिव इंपैक्ट को छुपा देती है, विंडो ड्रेसिंग करती है, गलत चीजें बताती ही नहीं, छुपा देती है उसको। अगला क्वालिटेटिव एलिमेंट्स इग्नोर, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर किया जाता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। आपके अच्छे एम्प्लॉय, ईमानदार भरोसेमंद एम्प्लॉयज, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि उसकी पैसों में कोई कीमत नहीं है। प्राइस हर साल चेंज होता है। 2010 में जो प्राइस की जो एक 10 रुपए की कीमत थी, आज वो 10 रुपए की कीमत नहीं है। 2010 में कोई आपको 10 रुपए पॉकेट मनी देता तो आप खुश हो जाते, लेकिन अगर कोई आज आपको बोलेगा 10 रुपए ले ले कुछ खा लेना, तो शायद आप कुछ भी नहीं खा पाओगे, राइट। भिखार भी नहीं लेता आजकल 10 रुपए। तो ये जो चीज को बोलते हैं प्राइस लेवल चेंजेस, इस चीज को ये इग्नोर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन कौन से यूजर्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, इन्हीं के लिए हम लोग एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। मैनेजमेंट और ओनर जो है वो इंटरनल यूजर है। मैनेजमेंट को बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने होते हैं और ओनर को जानना होता है कंपनी कैसा परफॉर्म करे, प्रॉफिट क्या है। कंपनी के बाहर के लोग होते हैं शेयर होल्डर्स, ये भी जानना चाहते हैं कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। एम्प्लॉइज भी जानना चाहती हैं ताकि उनको लेजिटिमेट शेयर मिलेगा कि नहीं उनका, एम्प्लॉइज का ईसॉप है, एम्प्लॉइज ने ईसॉप ले रखे हैं तो वो भी जानना चाहेगी ना शेयर के प्राइस क्या बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटी, सरकार और टैक्स अथॉरिटी टैक्स लगाती है तो हमारे बारे में जानना चाहेगी। क्रेडिटर्स और बैंकर्स जो हमें लोन देते हैं, उधार सामान बेचते हैं, वो भी हमारे बारे में जानना चाहेंगे। इन्वेस्टर्स, इन्होंने पैसा लगा दिया, जानना चाहेंगे ग्रो कितना हो रहा है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जानना चाहेंगे पैसा लगाना है नहीं लगाना। फाइनेंशियल एनालिसिस, जो एनालिसिस करते हैं कंपनीज का और आके न्यूज पे, वीडियो चैनल पे बताते हैं, आके यूट्यूब चैनल वगैरह पे कि भाई कंपनी में पैसा लगाओ मत लगाओ। या फिर पब्लिक और रिसर्चर, ये भी पब्लिक भी और रिसर्चर भी जो रिसर्च कर रहे होते हैं, और जो आम जनता होती है, आप में हम सब भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, कई बार प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कई बार अपने काम के लिए, जानने के लिए। तो ये सब क्या होता है? एक्सटर्नल यूजर। हेडिंग सब हेडिंग, इस पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेजर हेड सब हेड। तो क्या क्या मेजर हेड है, क्या क्या सब हेड है, ध्यान समझना। कॉल्स इन एरिया, ये सब चीज बहुत सारी चीजें हैं, सब चीज पूछी जाएंगी। कॉल्स इन एरिया का मेन हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। और सब हेड क्या आपको पता है? कॉल्स इन एरिया सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाया जाता है, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर दिखाया जाता है, ये भी पता है आपको, ठीक है। शेयर फॉरवर्ड अकाउंट ऐड करते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में। अब यहाँ पे लेकिन सब्सक्राइब ही लिखना है, यहाँ पे नॉट सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप नहीं लिखना है। मेन हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। कॉल्स एडवांस, एडवांस इनकम, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू बट नॉट ड्यू, और या फिर आपका एडवांस इनकम हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ये सारी चीजें करंट लायबिलिटी है। सब हेड क्या? अदर करंट लायबिलिटी। अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड का भी सेम यही है। मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या? अदर करंट लायबिलिटी। अनक्लेम डिविडेंड, मेन हेड करंट लायबिलिटी, सब हेड अदर करंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स, लोन, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डीआरआर, सीआरआर, स्टेटमेंट ऑफ पेनल, मेन हेड क्या है? शोल्डर फंड, सब हेड क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। इवन प्रॉफिट का भी यही है, प्रॉफिट का भी मेन हेड है शोल्डर फंड, सब हेड क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। और पिल का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस, लॉस का जो मेन हेड है वही है शोल्डर फंड, सब हेड क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन बाय वे ऑफ डिडक्शन, आपको माइनस करके दिखाना है, प्लस नहीं। पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग। डेटर बिल्स रिसीवेबल किसके अंदर आता है? ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, और किसके अंदर आता है? करंट एसेट के अंदर। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आता है ट्रेड पेबल के अंदर, वो किसके अंदर आता है? करंट लायबिलिटी के अंदर। प्रोविजन फॉर टैक्स, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन।
बैंक ओवरड्राफ्ट है या शॉर्ट टर्म लोन है, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरिंग, इवन कैश क्रेडिट भी आता है इसके अंदर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करके दिखाते हैं, और मेन हेड क्या है, करंट असेट। लूज टूल स्टोर स्पेयर पार्ट, मेन हेड है करंट असेट, सब हेड क्या है, इन्वेंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री सब हेड है। अनपेड डिविडेंड वही करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को रिडीम करता है ना, प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, मेन हेड क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, और एनसीईआरटी कहता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, ध्यान रखना। प्रीमियम रिडम्पशन लॉन्ग टर्म बोरिंग में आता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कर लेना। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी, तो कॉल्स एडवांस का भी सेम है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस का भी सेम है। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, तो ये करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर आएगा। कैपिटल एडवांसेस, आपने पैसे एडवांसेस, कैपिटल आपने एडवांस किया है तो नॉन करंट एसेट्स, यानी कुल मिला के आपने मशीन बिल्डिंग फर्नीचर बनाने के लिए किसी को एडवांस दे दिया है, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस आएगा, सब हेड, मेन हेड क्या है, नॉन करंट एसेट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मेन हेड है नॉन करंट एसेट, सब हेड है पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है पीपी, एसेट्स वगैरह बन रहा है आपका, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। अगला क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करूं तो ये तो आपने लोन दिया है, कैपिटल एडवांसेस आपने लोन दिया है, और यहाँ पे एसेट्स आपका आधा अधूरा बना हुआ है, दोनों में डिफरेंस है। आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग हो, करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, रेंट हो, चाहे कुछ भी। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के अंदर आता है, मेन हेड है करंट एसेट। कैश एंड कैश बैलेंस, मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। गुडविल, माइनिंग राइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजों का मेन हेड क्या है, नॉन करंट एसेट, सब हेड क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मेन हेड क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता अकॉर्डिंग टू AS4, वो हमेशा फुटनोट के अंदर आएगा, बैलेंस शीट के नीचे। करंट मैच्योरिटीज ऑन लॉन्ग टर्म डेट, यानी जो लंबे समय की पेमेंट करनी थी डेट की, उसका टाइम आ गया, अब आपको विद इन 12 मंथ्स इसकी पेमेंट करनी है। भाई डिवेंचर लॉन्ग टर्म है, बट एक टाइम तो आएगा ना जब आपको पैसा देना पड़ेगा, उस टाइम वो बन जाएगा करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या, अदर करंट लायबिलिटी, या मेन जो टीएस कहता है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। मॉर्गेज लोन मेन हेड है, नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। प्रीपेड इंश्योरेंस या अक्रूड इनकम, मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड क्या है, अदर करंट एसेट, तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। लाइफ स्टॉक, पशुपालन आप कर रहे हो, मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। मैच्योर्ड डिबेंचर सेम, करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नॉन करंट एसेट्स, पीपी एंड इंटेंजिबल्स के अंदर आएगा पीपी, मैंने पहले ही पढ़ा दिया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिक्स एसेट्स वगैरह आपका आधा अधूरा बना हुआ है अभी। एम्प्लॉय अर्न लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट, एम्प्लॉय ने जो पैसा कमाया है रिटायरमेंट पे, एम्प्लॉइज अर्न लीव, आपने जो छुट्टियां नहीं बचा के, पेट काट के, छुट्टियां नहीं घूमने फिरने करके पैसा बचाया है, उसका पैसा आपको लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, रिटायरमेंट में मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन और नॉन करंट लायबिलिटी। एम्प्लॉइज अर्न लीव इनकैशेबल, जो उसको इनकैश करा सकता है वो करंट लायबिलिटी है, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। देखो ये इनकैशेबल है, तुरंत वो कभी भी उसका पैसा ले सकता है, तो वो करंट लायबिलिटी। ये रिटायरमेंट में मिलेगा तो ये क्या हो गया आपका, नॉन करंट लायबिलिटी। सब हेड क्या है, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया, फिर ये एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन, राइट। तो ये सारे के सारे जितने भी आपने देखा, कंप्लीट हेडिंग सब हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना, समझना, ताकि बेटर डिसीजन ले सकें, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। एनालिसिस के 3 टूल है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन तीनों से हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। और कितने टाइप के एनालिसिस होते हैं, तो सबसे पहला एक्सटर्नल एनालिसिस। जब हमारी कंपनी के बारे में कोई बाहर से बंदा, कोई एक्सटर्नल, कोई आउटसाइडर हमारी कंपनी के बारे में स्टडी करता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। कंपनी के अंदर का आदमी जब हमारी कंपनी के बारे में स्टडी करता है, मतलब मेरे बारे में कोई दूसरा अगर स्टडी करेगा तो वो एक्सटर्नल एनालिसिस है। लेकिन मेरे को मेरे बारे में ज्यादा पता है, तो मेरी कंपनी के बारे में मेरे को ज्यादा पता है, इंटरनल चीजें मुझे एक एक चीजें पता है, तो मैं अपने बारे में ज्यादा बेहतर जानता हूं, तो मैं जो स्टडी करूंगा अपने बारे में वो है इंटरनल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल डायनामिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बेटा थ्योरेटिकल पॉइंट से इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस क्या होता है, ये रिव्यू और एनालाइज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नंबर ऑफ इयर्स। यहां पे एक से ज्यादा साल, ये टाइम सीरीज होता है, और ये कंपैरिजन शो करता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कई कई साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर किया जाता है, किसी एक ईयर को बेस मान के, कि 2020 में अच्छा परफॉर्म किया था, उसके अकॉर्डिंग अभी 21 में कितना गया, 22 में कितना गया, 23 में कितना गया, 24 में कितना गया, 26 में कितना गया, 25 में कितना गया। इट इज यूजफुल और ट्रेंड एनालिसिस, इसको ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं। मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं उसको लिख लो। हॉरिजॉन्टल को डायनामिक बोलते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर का डेटा होता है, ये टाइम सीरीज है, इसको ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अच्छा होता है। इसके एग्जांपल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स
एग्जाम्पल जो है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का एग्जाम्पल है। अगला है वर्टिकल, स्टैटिक या डायनामिक। यहाँ पे डेटा सिर्फ 1 साल का लिया जाता है, 1 ईयर ओनली, और इसे क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं। जैसे जीपी रेशियो, तो जीपी रेशियो में आपको जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन साल का ही लेना है, ऐसा नहीं जीपी किसी और ईयर का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसी और ईयर का। तो रेशियो एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू पर्टिकुलर पीरियड, 1 साल का ही हम लोग लेते हैं, उसको बोलते हैं क्लास वर्टिकल या स्टैटिक। ध्यान रखना, वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। इंट्रा फर्म, जब अपना कंपैरिजन खुद से कर रहे हैं, हम 2025 के डेटा को 2026 के डेटा से कंपेयर कर रहे हैं, अपना कंपैरिजन खुद से कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म। लेकिन जब अपना कंपैरिजन किसी और से कर, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंटर फर्म। जब अपना रिजल्ट आप किसी और से करते हो कंपैरिजन, तो इंटर फर्म, खुद से कंपेयर करते हो तो इंट्रा फर्म। लिमिटेशंस क्या है, ये भी हिस्टोरिकल एनालिसिस है। आप हिस्ट्री के बारे में एनालिसिस करते हो, पास्ट में क्या हुआ, जबकि पीपल आर इंटरेस्टेड कि फ्यूचर में क्या होगा, राइट। इग्नोर प्राइस लेवल, कंपनी ने कितना ही पैसा कमाया हो पास्ट में, पर मेरा पैसा डूब गया तो मुझे उससे फर्क पड़ेगा ना, पास्ट में कितना कमाया मुझे क्या मतलब है, समझ रहे हो बात को। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल चेंजेस जो है वो इग्नोर हो जाते हैं। प्राइस में भी तो चेंज आता रहता है ना भाई, मनी की वैल्यू हर साल डाउन होती है, वो इसको नहीं रिकॉर्ड करता। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करते हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कमी है तो उसके एनालिसिस में भी कमी होगी। स्टेटमेंट ही गलत बनाया तो स्टडी भी गलत होगी उसकी। यहाँ पे भी बायस्ड होता है, नॉट फ्री फ्रॉम बायस। एक मैनेजर कुछ और कहता है, दूसरा मैनेजर कुछ और कहता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और ये भी विंडो ड्रेसिंग करते हैं, छुपा देते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों को। जैसे किसी कोचिंग का जो टॉपर है वो उसको दिखाएंगे भाई टॉप किया, इसने टॉप किया, बट और भी तो हजारों बच्चे हैं। मान लो किसी कोचिंग में 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50,000 में से 5 बच्चे टॉप कर गए, सिर्फ इनको दिखाएंगे, बाकी ये कहीं बात ही नहीं होगी, बाकी बच्चे फेल हो गए, तो इसकी कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो भाई जैसे यूपीएससी में जो सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बारे में हमेशा बताते हैं, भाई यूपीएससी में ये सिलेक्ट हो गया, ये आईएएस बन गया, भाई ये हमारी कोचिंग से आईएएस, 5 आईएएस की फोटो लगा देंगे, भाई 5 तुम्हारे पास पढ़ रहे थे 50,000 बच्चे, उसमें 5 आईएएस बने, तो भाई ये बाकी चीजों को छुपा रहे हैं। तो इसी दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट बोनस चैप्टर है, एक क्वेश्चन आना ही आना है, वो भी ऑप्शन में। और सच कहूं तो कौन सा क्वेश्चन आएगा बोलो, कंपैरेटिव, लिख लो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है, यही आएगा 100%। आप लिख लो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये हो गया बोर्ड्स 2026 24 फरवरी को, ठीक है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट आना ही आना है, ठीक है। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, तो जब भी मैं बोलता हूं कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो मैं 2 स्टेटमेंट की बात करता हूं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको, जहां पे हम 2 साल के बैलेंस शीट को या 2 साल के इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं। हम कंपेयर खुद से भी कर सकते हैं, कंपेयर किसी और से भी कर सकते हैं। तो जो कंपैरिजन होता है खुद से करते हैं तो इंट्रा, किसी और से करते हैं तो इंटर। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट दी होगी, आपको बस 2 कॉलम बनाना है। कौन कौन सा कॉलम बनाना है, एब्सोल्यूट चेंज, और दूसरा बनाना है परसेंटेज चेंज। आपको 2 कॉलम बनाने होते हैं, पहला हो गया एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा क्या हो गया आपका परसेंटेज चेंज। 2 कॉलम बनाना है, ठीक है। जो एब्सोल्यूट चेंज है उसका फॉर्मूला होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अगर पिछले साल 50 रुपए कीमत थी, आज 60 रुपए कीमत हो गई, तो चेंज कितना आया नंबर में सर 10 का, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। लेकिन बोलूंगा नहीं मुझे इसी चीज को परसेंटेज बताओ, कितना परसेंट बढ़ गया या कितना परसेंट घट गया, तो आप क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे, इनटू 100 करोगे। वैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर कि देखो 50 था, 50 का 10% हो गया 5, 20% हो गया 20, नहीं 10 हो गया, 50 का 20% 10, 50 10 60, तो 20% से बढ़ा है सर। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमें समझ नहीं आ रहा, हम कैलकुलेट करेंगे, 60 में से 50 गया, एब्सोल्यूट चेंज आ गया 10, ऊपर एब्सोल्यूट चेंज प्रीवियस ईयर है 50 इंटू 100, तो ये आएगा आपका 20%। तो ऐसे निकाल लो आप, मर्जी आपकी है। तो आपको बस 2 कॉलम, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपको 2 कॉलम बनाना है, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। ये रही बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये रहा करंट ईयर, ये रहा प्रीवियस ईयर। आपको 2 कॉलम बनाना है, एक बनाना है एब्सोल्यूट चेंज का, दूसरा बनाना है परसेंट। ये पूरी बैलेंस शीट दी होगी, बस आपको एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालना है। एब्सोल्यूट चेंज करंट माइनस प्रीवियस, परसेंटेज चेंज जो है वो एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस से डिवाइड दोगे इनटू 100। अगला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यहां पे भी देखो 2 कॉलम बनेंगे, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज में फिर से बोलो मुंह खोल के, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज में क्या आएगा, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, ये आएगा आपका परसेंटेज चेंज, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो जरा यहां पे, अब
ये हो गया आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, राइट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इसके अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें ऐड करेंगे अदर इनकम, तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस की लिस्ट आएगा, टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें टैक्स पेमेंट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट आपको अरेंज फॉर्मेट में दी होती है, लेकिन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में ये आपको अरेंज फॉर्मेट में नहीं दिया होगा, आपको रॉ दिया होगा। जैसे ये देखो रॉ दिया हुआ है, उस तरीके से जो हमने अभी देखा वैसे अरेंज करके नहीं दिया गया है, तो हम इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे, इस तरीके से अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद हमें दो कॉलम बनाना है, एब्सोल्यूट चेंज करंट में से प्रीवियस ईयर घटा देंगे, उस एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड देंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज। और यही सबसे ज्यादा चांस है पेपर में पूछा जाने का, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो चलो आओ बनाते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो सबसे पहले हमें पूरा फॉर्मेट बनाना है, हमने ऑलरेडी देखो पूरा का पूरा फॉर्मेट दे दिया है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कंपनी का नाम लिख दो और यहाँ पे ईयर लिख देना। ये आ गया आपका करंट प्रीवियस ईयर, यहाँ पे करंट, यहाँ लिखना है करंट ईयर, पहले प्रीवियस फिर बाद में करंट, फिर एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंटेज चेंज। अगर बैलेंस शीट बनती तो ऐसी बैलेंस शीट भी बनाते, वो अरेंज रहता है बैलेंस शीट ऑलरेडी, उसको आपने अरेंज नहीं करना है। नहीं तो आपको पता ही है हेडिंग सब हेडिंग, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हो, सबसे पहले आप लिखते हो इसके अंदर जो सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर आपका शेयर होल्डर फंड आता है, एप्लीकेशन इन पेंडिंग अलॉटमेंट आता है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट, तो पता ही है आपको, पर वो अरेंज रहता है, ये आपको अरेंज करना है। चलो जरा फटाफट अरेंज करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज इसके अंदर हम लोग लेते हैं वो लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान रखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो कितना दे रखा है आपको, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 24 में से 20, सॉरी एक सेकंड, अभी हम पहले नॉर्मल लिखते हैं। तो प्रीवियस ईयर का 20 लाख है, करंट ईयर का 24 लाख है, तो प्रीवियस ईयर का 20 लाख है, करंट ईयर का है 24 लाख। इसमें ऐड करेंगे अदर इनकम, अदर इनकम है ही नहीं, यहाँ पे अदर इनकम है ही नहीं, तो यही आ गया आपका टोटल रेवेन्यू सेम। तो टोटल रेवेन्यू सेम आया है, तो हम लिख लेते हैं टोटल रेवेन्यू हमारा सेम ही आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई अदर इनकम है ही नहीं। तो ये हो गया आपका 20 लैक्स, ये हो गया 24 लैक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड लिस्ट बनाएंगे एक्सपेंसेस की। तो पेपर में जनरली 2 से 3 एक्सपेंस होते हैं, कई बार एक ही। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 4 लाख और 6 लाख, तो यहाँ लिखोगे 4 लाख और 6 लाख। प्रीवियस ईयर का है 4 लाख, करंट ईयर का है 6 लाख। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सेकंड जो है वो है अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, कोई और एक्सपेंसेस है तो वो है अदर, अच्छा सॉरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 2 और 4, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 2 और 4। प्रीवियस ईयर का 2 लाख है, ईयर सही लिखना, ईयर के अंदर करंट ईयर में 4 लाख, प्रीवियस ईयर को देखो, करंट ईयर में 4 लाख, प्रीवियस ईयर का 2 लाख, वो 22-23 प्रीवियस ईयर है, 23-24 करंट ईयर है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो ये हमारे पास क्या आएगा, आपके पास टोटल एक्सपेंसेस आएगा, राइट, ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंसेस। तो ये आ गया कितना, 4 + 2, ये आ गया 6 लाख, 6 + 4 आ गया 10 लाख। तो ये टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल एक्सपेंस आ गया। अब आप क्या करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू 20 लाख का है, ये 6 लाख का है, तो आएगा 14 लाख। यह 24 में से 10 गया, 24 में से 10 गया, तो ये 14 लाख ही आएगा। अब आप इसमें से माइनस करोगे टैक्स, और टैक्स कितना परसेंट दिया हुआ है, फॉर 50% दोनों का है, तो 50% टैक्स है, तो 7 लाख टैक्स है, 7 लाख टैक्स है इसका भी। तो 50% टैक्स देने के बाद जो बचेगा वो बचेगा 7 लाख, वो बचेगा 7 लाख, खत्म। ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, अगर कभी आपको बोलता है कि इसी क्वेश्चन में बोल देगा नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो, तो यही वो नेट प्रॉफिट है जो आफ्टर टैक्स है। इसको डिवाइड दोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इनटू 100, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है नेट प्रॉफिट रेशियो का, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। यहाँ भी है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ओके, अच्छा एब्सोल्यूट चेंज क्या है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 24 में से 20 गया तो कितना आएगा, 4 लाख। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। और जब आप इस एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे, इनटू 100 करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, परसेंटेज चेंज। तो निकाल लेते हैं, इस 4 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड जो कि 20 लाख है,
4 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 विच कम्स टू 20%। तो ये बताता है कि भाई पहले से 20% जो सेल है ना हमारी बढ़ गई है। अगर ये घट गई होती तो परसेंटेज माइनस में आता और एब्सोल्यूट चेंज माइनस में आता, हम उसको ऐसे ब्रैकेट में दिखाते। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, माइनस। अगेन ये सेम ही चीज है तो सेम ही आएगा, 4 लाख और 20%। करंट में से प्रीवियस, 6 में से 4 गया तो ये आएगा 2 लाख। 2 लाख को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर 100 से, 2 को 4 से डिवाइड देना इंटू 100 विच कम्स टू 50%। अगेन 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 लाख। 2 लाख को 2 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100 आएगा 100%। 10 में से 6 गया तो आएगा 4 लाख। अब 4 लाख को 6 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100 विच कम्स टू 66.7%। 4 लाख को 6 लाख से इंटू 100 66.67%, राइट। 14 में से 14 गया तो ये 0 0 0 0 सारा जीरो ही है, तो यहाँ पे सारा 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, जब चेंज कुछ है ही नहीं तो चेंज कुछ आएगा ही नहीं, परसेंटेज चेंज के अंदर यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। तो ये हो गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब आप ये पूरा लिख लोगे तो नीचे ना नोट डाल के बस लिख देना है छोटा सा अपनी सेफ्टी के लिए, एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज इसी ब्रैकेट में अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो ये एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस से डिवाइड दोगे इनटू 100 करोगे, आ जाएगा परसेंटेज चेंज। ठीक है, और अगर कोई फिगर माइनस में आता है तो लिखोगे फिगर्स आर इन ब्रैकेट, FIGURES, फिगर्स आर इन ब्रैकेट, फिगर्स आर इन ब्रैकेट शोज नेगेटिव अमाउंट। क्या शो करता है, नेगेटिव अमाउंट शो करता है, बस खत्म काम। ठीक है, ये कर देना आप। अगर बैलेंस शीट होती तो भी इसको आप ऐसे ही लिखते और यही 2 कॉलम। तो यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, आपको बस करंट में से प्रीवियस घटाना है, एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस से डिवाइड देना इनटू 100 करना है। इसी में कोई ब्लैंक आ जाता है तो आप समझ जाना कि भाई ये आपको पता है इसमें से ये घटाओगे ये आएगा, और ये 20% है, इसका मतलब क्या है 20 लाख का 20% 4 लाख बढ़ गया। अगर ये माइनस 20% था, 20 लाख का 20% 4 लाख घट गया तो ये 16 आता। तो ये 50% मतलब 4 लाख का 50% 2 लाख, 4 प्लस 2 बढ़ के कितना हो गया 6 लाख। तो 2 लाख चेंज हुआ, परसेंटेज 50%। तो ये अच्छे से मैं बता पाता है, हम इससे अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं कौन सी चीज कितना बढ़ा है कितना घटा है, क्या चेंज आया क्या चेंज नहीं आया है। इसी तरीके से सेम बनता है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट। ध्यान से समझना, ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो बताता है कंपैरिजन की कितना बढ़ा कितना घटा। कॉमन साइज स्टेटमेंट बताता है कि आपके बैलेंस शीट में जो भी आइटम है, आपके बैलेंस शीट में जो भी आइटम है वो बैलेंस शीट की टोटलिंग का कितना परसेंट है। जैसे मेरे पास बहुत सारे एसेट्स है तो हर एसेट टोटल एसेट का कितना परसेंट है और कौन सी एसेट सबसे ज्यादा कौन सी एसेट कम है, इससे पता चल जाएगा। मतलब हर एक फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। तो उसको इसके अंदर 2 बनता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम जो बेस मानते हैं, ध्यान रखना वो किसको मानते हैं, टोटल, इधर टोटल ऑफ एसेट, टोटल ऑफ लायबिलिटी, टोटल को बेस मानते हैं। जबकि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में, ध्यान समझना, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हम जो बेस मानते हैं वो किसको मानते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, नॉट टोटल रेवेन्यू, इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओनली, नो नीड टू ऐड अदर इनकम इन दिस, राइट। तो दिस इज जस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम लोग बेस मानते हैं। ओके, अब कॉमन साइज स्टेटमेंट में कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनती है, आपको पूरी की पूरी बैलेंस शीट दी रहेगी और आपने 2 कॉलम बनाना है। देखो ये तो चलो कंपैरेटिव है, कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनेगी ध्यान समझना। जैसे ये रही बैलेंस शीट, मान लो यही बैलेंस शीट है, पूरी की पूरी बैलेंस शीट है, यहां बन जाएगा आपको परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज करंट ईयर, राइट। परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज करंट ईयर, और शुरू से लेके एंड तक हर फिगर को आप इससे डिवाइड दोगे। मान लेते हैं यही बोलता है आपको कि कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओ, तो आपने परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर बनाना है, परसेंटेज चेंज करंट ईयर बनाना है। तो ध्यान से देखो कैसे आप बनाओगे, एक बार सारे बच्चे समझ लो। देखो ये है आपका प्रीवियस ईयर, तो परसेंटेज चेंज शुरू से लेकर तक सबको 7,40,000 से डिवाइड देना है। 3 लाख को डिवाइड दो 7,40,000 से इंटू 100, 1,20,000 को डिवाइड दो 7,40,000 से इंटू 100, 170 को डिवाइड दो 7,40,000 से इंटू 100, 150 को डिवाइड दो 7,40,000 से इंटू 100, और लास्ट में 7,40,000 को 740 से डिवाइड दो इंटू 100, तो लास्ट में क्या आएगा 100% आएगा। उसी तरीके से यहां भी हर फिगर को डिवाइड दोगे 7,40,000 से, इसको 7,40,000 से डिवाइड दो इंटू 100, इसको 7,40,000 से डिवाइड दो इंटू 100, इसको 7,40,000 से डिवाइड दो इंटू 100, इसको 7,40,000 से डिवाइड दो इंटू 100। तो ये बताएगा कि मतलब मान लो ये 20,000 है, इसको आप डिवाइड देते हो 7,40,000 से इंटू 100, या 2.7, तो ये आएगा 2.7%। तो बताता है कि हमारी जो टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट है उसका 2.7% जो है वो ट्रेड रिसीवेबल है, उसका इतना परसेंट टेंजिबल एसेट है, उसका इतना परसेंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। तो ये बस आपको बता देगा हर फिगर जो है वो टोटल एसेट का कितना परसेंट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं।
सिमिलरली करंट ईयर में आपको हर फिगर को 8,85,000 से डिवाइड देना इनटू 100। हर मतलब हर, कुछ नहीं छूटेगा, शुरू से लेकर एंड तक, यहां से लेकर पूरा का पूरा एंड तक आपने हर एक फिगर को डिवाइड देना है 8,85,000 से, यहां देना है 7,40,000 से। अच्छा, अगर यही बोलता आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाओ, तो मान लो यही क्वेश्चन है पूरा का पूरा और बोलता कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना है, तो आपने ये, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट है तो यहां पे भी आपको 2 कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 कॉलम कैसे बनाओगे? पहला परसेंटेज, चेंज मत लिखना, खाली लिखो परसेंटेज 2023 और परसेंटेज 2024। तो सुनो, सारी फिगर को 20 लाख से डिवाइड देना, तो 20 लाख को 20 लाख से डिवाइड दो इनटू 100, 100%। 20 लाख को 20 लाख से डिवाइड दो इनटू 100%। 4 लाख को डिवाइड दो 20 लाख से इनटू 100, इट्स कम टू 20%। 2 लाख को डिवाइड दो 20 लाख से इनटू 100, 10%। ठीक है, 10%। फिर 6 लाख को डिवाइड दो 20 लाख से इनटू 100, विच कम्स टू 30%। फिर 14 लाख को डिवाइड दो 20 लाख से इनटू 100, विच कम्स टू 70%। फिर 7 लाख को डिवाइड दो 14 लाख को डिवाइड दोगे 20 लाख से इनटू 100, 70%। 7 लाख को डिवाइड दोगे 20 लाख से इनटू 100, ये आएगा आपका कितना? 5%। एक सेकंड, कैसे आ जाएगा भाई, कैसे आ जाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। 7 लाख को डिवाइड दोगे 20 लाख से इनटू 100, 35%। हाँ, 14 लाख को डिवाइड दोगे 20 लाख से इनटू 100, 70% है। फिर ये आ गया आपका 35%। तो हर फिगर को आपने डिवाइड देना है 20 लाख से। तो क्या यहाँ पे 100 से ऊपर भी आ सकता है कोई परसेंटेज? हाँ, अगर मान लो इन दोनों को जोड़ते हो, ये 20 लाख है, ये आता है मान लो ये 2 लाख आता है, तो 22 लाख। अगर आपका जो टोटल रेवेन्यू वो 22 लाख है, तो फिर 22 लाख को 20 लाख से डिवाइड दोगे इनटू 100 करोगे तो ये 110% आ जाएगा। तो इट मे बी 110। भाई ये नेगेटिव में कभी नहीं आ सकता, यहाँ हर चीज कुछ ना कुछ परसेंटेज पॉजिटिव में रहेगा कि कोई चीज कितना परसेंट है, यहाँ कोई चीज नेगेटिव में मुश्किल है। ठीक है, जब तक ये ध्यान रखना कि हर चीज बताए कितना परसेंट है। तो अगर कोई फिगर मान लो नेट लॉस आता है तो वो नेगेटिव में आएगा, अदरवाइज हमेशा हर फिगर जो है पॉजिटिव में आएगा। अगर फिगर पॉजिटिव है तो हमेशा परसेंटेज पॉजिटिव ही आएगा। अब आपको 2024 में हर फिगर को 24 लाख से डिवाइड देना है। 24 लाख को 24 लाख से डिवाइड देना है इनटू 100। 24 लाख को 24 लाख से डिवाइड देना है इनटू 100% आएगा। 24 जो है मतलब कि 6 लाख को 24 लाख से डिवाइड देना इनटू 100, ये आएगा 25%। तो ये बताता है कि जो मेरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो मेरे सेल्स का 25% है, इतना ही बताएगा। जो भी मान लो आपको ये नहीं गिवन है, ठीक है, और ये गिवन है बस, तो जो सेल्स है, ये सॉरी ये नहीं गिवन है और ये गिवन है, तो जो सेल्स है वो है 24 लाख। इस 24 लाख का जो 25% है 1/4, ये 6 लाख आ जाएगा। फिर ये 4 लाख है, तो 4 लाख को डिवाइड दोगे 24 लाख से इनटू 100, ये आएगा आपका 16.67%। तो ये बताता है कि जो भी मेरी सेल्स है उसका 16.67% जो है वो 4 लाख है। तो हर फिगर जो है वो सेल्स का कितना परसेंट है वो बताता है कॉमन साइज P&L, और हर फिगर टोटलिंग का कितना परसेंटेज है वो बताता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, तो आई होप कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट आपको अच्छे से समझ आ गया। बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी ही नहीं, और ये बिल्कुल बोनस नंबर है। ओके, तो अब एक क्वेश्चन आजकल आ रहा है फिल द ब्लैंक का, तो ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, इसके अंदर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज है। आपको ये ब्लैंक भरने जो है भाई, देखना ये है करंट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर। करंट में से प्रीवियस, किस में से 3 घटाएंगे ताकि 60 आ जाए, तो 360 में से 3 घटाएंगे तभी 60 आएगा। 150 में से 120 घटाएंगे तो 30 आएगा। 255 में से 170 घटाओ, 255 माइनस 170 तो ये आएगा 85,000। बस ये सारा का सारा है। इसमें से ये घटाएंगे, माइनस का 30 आ रहा है, मतलब ये आ रहा है 1,20,000। कम कर देना, माइनस का 30 है ना, तो पहले से कम कर देना 30,000। तो 120 माइनस 150 30। यहाँ पे प्लस का 60 आ रहा है तो बढ़ा देना 60। ये माइनस का 30 तो घटा देना 30 माइनस का, तो आ गया 120। खत्म हो गया ये। अगला है क्लास ये, और क्या निकालना है, खत्म। अब देखो ये है सारी की सारी चीजें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 650 में से 5 गया 1.5 लाख। अब इसमें से ये घटाओगे ये आएगा ये। अब बताओ कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा ये वाला फिगर। देखो टोटल एसेट कितनी, 74, इनकी जोड़ी जोड़ो 74 है। ये 885 का तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, जरूरी नहीं है। आप देखो ना, इनकी टोटलिंग 885 है, तो 8,85,000 में से घटाओ 650, घटाओ 1,25,000, घटाओ 10,000, तो कितना आ रहा है, ये 1 लाख आ रहा है। अब 1 लाख से 1 लाख जीरो का तो कुछ आएगा ही नहीं परसेंटेज। 125 में से 120 जाएगा तो कितना आएगा, 5,05,000। तो 5,000 को डिवाइड देंगे 120 से इनटू 100 करते हैं तो 4.17% आ रहा है। लो, हो गया खत्म बात। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज, कॉमन साइज स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानना है,
कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में और कॉमन साइज बैलेंस शीट में आपको बैलेंस शीट की जो टोटलिंग है, एसेट लायबिलिटी दोनों साइड बराबर होती है, कोई भी टोटलिंग को बेस मान के सारे फिगर को परसेंटेज में निकाल लो, नीचे फॉर्मूला लिख देना लास्ट में कि भैया आपने बेस किसको माना है, बैलेंस शीट को माना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में किसको बेस माना है, बैलेंस शीट में किसको बेस माना है। दैट्स इट, खत्म। कंपैरेटिव में और कुछ भी नहीं आएगा। और जो फिल द ब्लैंक्स है उसमें आपने जैसे करते हो वैसे ही करोगे, एक चीज़ नहीं गिवन है। और टोटलिंग देख लेना, कई बार ना टोटलिंग जो है उससे भी समझ आता है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे ये बोलूँ, अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे ये बोलूँ तो ये रहा, अगर यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है और टैक्स रेट मान लेते हैं 50% है, तो ये चीज़ ऐसे भी निकाल सकते हो, ये गिवन है तो इसका 50% ये हो गया, ये गिवन है इसका 50% ये हो गया, नहीं तो ये गिवन है इसमें से कितना घटाएंगे ताकि ये आ जाएगा। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के आप इसको बना सकते हो। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया आपका दी एंड। ओके तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी हमने कर लिया, कॉमन साइज बैलेंस शीट भी हमने कर लिया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, सब कुछ हमने कर लिया। 1 2 3 चैप्टर हमारा पूरी तरीके से एंड हो गया। आई होप आप इसे रिवाइज करोगे। आज रेशियो और कैश फ्लो खत्म करेंगे और पूरी तरीके से आज ऑफिशियली अपना सिलेबस एक बार हम खत्म करेंगे, फिर लाइव में खत्म करेंगे एक बार, फिर मैं एक छोटी सी सीरीज लेके आऊंगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, 5-5 क्वेश्चन, टॉप 5-5 क्वेश्चन, फिर 24 तारीख को सुबह लाइव लेके 3 के 3 मॉक्स भी आपको बनाने हैं। साथ साथ स्टार्ट कर दो बनाना, जो कि एसपीसीसी ऐप पे अवेलेबल है। हमारा सब कुछ अच्छे से खत्म हो जाएगा, यकीन मानो। इतना करने के बाद अकाउंटेंसी का पेपर खराब नहीं हो सकता, मेरी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।